हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 5 है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि आप टाइटल में नाम पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये एक बेसिकली मेथड होता है। इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे। ठीक है ना। जैसे मान के चले कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। तो उन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं किस बिहाफ पे, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना क्यों पड़ता है। तो जैसे कि अभी एलिमेंट जितने हमारे पास प्रेजेंट है वो टोटल है 118। 118 एलिमेंट्स में से कम 98 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचर के अंदर पाए जाते हैं, और बाकी बचे हुए 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक है ना, इनको हम लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब ये नेचर से मिलते हैं हमें, ये हमें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि अब बेसिकली ये क्वेश्चन है कि अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स है टोटल। अगर मैं इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू करूंगा तो ऐसे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, और हम ऐसे डिटेल स्टडी भी नहीं कर पाएंगे अगर इंडिविजुअल के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमें इन एलिमेंट्स को इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे ग्रुप्स में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है ना। अगर इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एलिमेंट्स के और हमें ग्रुप में अरेंज कर देते हैं तो उनकी स्टडी करना आसान हो जाता है। ठीक है ना। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो कि अपनी अपनी थ्योरीज लेके आए कि हमें किस तरह से ग्रुप में अरेंज करना चाहिए एलिमेंट्स को, किस तरह से नहीं करना चाहिए, और क्या क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम किसी भी एलिमेंट को ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले साइंटिस्ट जो आए वो थे जॉन वुल्फगैंग डॉबर्नियर, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने 1817 के अंदर ये अपना एक कंसेप्ट लेके आए थे जिसका नाम उन्होंने दिया डॉबर्नियर ट्राइड्स। इस ट्राइड के अंदर उन्होंने क्या बताया कि हम एलिमेंट्स को ग्रुप में डालेंगे, एक ग्रुप में डालेंगे, और कौन से एलिमेंट्स को ग्रुप में डालेंगे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, जिनकी क्या होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है ना। तो इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुप में डाला। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि एक ग्रुप है, अब जैसे मान के चलिए 3 एलिमेंट ए बी सी, तो इन्होंने तीनों एलिमेंट्स को किस में डाला, ग्रुप में डाल दिया इस तरीके से। अब जब इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप में डाला तो ग्रुप में डालने के लिए इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया तो इस्तेमाल करा, लेकिन अब ग्रुप में मैं ए को ऊपर डालूं या बी को नीचे डालूं या सी को ऊपर डालूं, मतलब कैसे इनको ग्रुप में अरेंज करूं। अब मेरे को तो पता लग गया, मैंने ग्रुप में डाल दिया, इसका मतलब तो ये कि ए की प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी, सी की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसे करा जाए इस ग्रुप के अंदर, वो कौन डिसाइड करता है, वो इनका एटॉमिक मास डिसाइड करता है। ये किसने बताया, ये बताया जॉन वोल्फगैंग डॉबर्नियर। उन्होंने ये कहा कि इन एलिमेंट्स को हम ग्रुप में तो लिया है, इसका मतलब है सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं, लेकिन इनको अरेंज करेंगे हम इनके एटॉमिक मासेस के बिहाफ पे। मतलब जिसका एटॉमिक मास कम है उसको हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद जिसका ज्यादा है उसको रखेंगे, फिर सबसे ज्यादा वाले को रखेंगे लास्ट में। मतलब इन्होंने जो क्राइटेरिया इस्तेमाल करा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्राइटेरिया इस्तेमाल करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्राइटेरिया इस्तेमाल करा इन्होंने एटॉमिक मास के अंदर। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एटॉमिक मासेस को अरेंज करा। ठीक है। अब इन्होंने जो थ्योरी दी वो ये दी कि एक ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना। हर ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, और उन ग्रुप्स का नाम क्या होगा, ट्राइड्स। ठीक है ना। उन ग्रुप्स का नाम क्या होगा, उन ग्रुप्स का नाम होगा ट्राइड। अगर एक ग्रुप है तो ट्राइड, बहुत सारे ग्रुप है तो ट्राइड्स। ठीक है ना। तो उसी को समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, लेट्स सी। तो जैसे ये वाला ग्रुप है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम,
तो ये ग्रुप है, आप देख सकते हो लिथियम की प्रॉपर्टी, सोडियम की प्रॉपर्टी और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है। आपको पता है लिथियम भी एक मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है और पोटेशियम भी एक मेटल है। इनको देखो अरेंज कैसे करा गया, इनके मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 7, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 39। ओके, फिर उसके बाद डोबरनियर ने ये बात बताई कि जो मिडल वाला एलिमेंट होगा ना, मिडल वाला एलिमेंट, तो मिडल वाले एलिमेंट का जो मास होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। मतलब इसका मास जो होगा वो लिथियम और सोडियम के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। चलो देख लेते हैं। लिथियम का मास है 7, ठीक है, दे रखा है। पोटेशियम का मास है 39। अब इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 7 + 39, इनको प्लस करेंगे, इसका 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो प्लस करने पे क्या आता है, प्लस करने पे आएगा 46 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 23। तो इसका मतलब भाई इसकी थ्योरी तो सही निकल रही है कि भाई मिडल वाले एलिमेंट का मास किसके बराबर आ रहा है, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर। तो भाई इसका क्राइटेरिया समझ में आ गया, मतलब सही है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हमें चीज ध्यान में रखनी है कि भाई ये क्राइटेरिया जो है ना, आगे जाके कई जगह ट्राइड्स में फॉलो नहीं हो पा रहा था। ये इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई अपनी थ्योरी प्रपोज करते हैं, मतलब सामने लेके आते हैं साइंटिस्ट के, जो पैनल होता है, साइंटिस्ट का एक पैनल होता है कि वो डिसाइड करता है कि हाँ भाई आपकी थ्योरी सही है या गलत है, फिर क्या कमी है आपकी थ्योरी के अंदर। तो उनकी थ्योरी के अंदर ना लिमिटेशन निकली। वो लिमिटेशन क्या निकली, वो ये लिमिटेशन निकली कि ऑल द एलिमेंट एट दैट टाइम not be classified into triads, only a limited number of elements could be arranged in a such manner। कहने का मतलब ये है कि सारे, जैसे मान के चलो कि मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स का ट्राइड वो ग्रुप बनाया, मतलब ट्राइड बनाया। ट्राइड बनाने के बाद मैंने चेक करा कि क्या मिडल वाले एलिमेंट का जो मास है वो अदर टू एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है, तो आगे जाके ये चीज रॉन्ग प्रूफ होगी। उसने आगे जाके ये चीज पता लगी सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइड्स के अंदर ही एवरेज एटॉमिक मास वाला केस फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ये एग्जांपल के थ्रू कि कैसे लिमिटेशन इसकी निकली, मतलब कैसे डॉबरनियर रॉन्ग प्रूफ हुआ। तो एग्जांपल लिया मैंने Be, Ca और Sr। Be होता है बेरिलियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। तो बेसिकली आप जैसे देख सकते हैं कैल्शियम का मास है 40.1, तो हम चेक करते हैं कि क्या बेरिलियम और स्ट्रोंशियम के मास जो एवरेज एटॉमिक मास है उसके बराबर कैल्शियम का मास आता है कि नहीं आता। तो चेक करते हैं 24.3, 87.6, ये आपको दे देगा 111.9, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं तो 11.9 आ गया। तो अगर 11.9 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 10, 5, ठीक है, 10, 5, 1, 10 डिवाइड कर लेते हैं एक बारी। देख सकते हैं यहाँ पे 2 5 से 10, फिर अगेन 1, फिर 1 उतारा, फिर 5, फिर अगेन 10, फिर 1, फिर 9, पॉइंट है 9, पॉइंट लगा दिया भाई, ठीक है। 2 9 जा 18, उसके बाद ये 1 आया, फिर 0, तो मतलब 55.95। तो भैया इनका जो एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है भैया हमारा 55.95 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है इनका एवरेज एटॉमिक मास, जो कि कैल्शियम के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे देखो डॉबरनियर ने शुरुआत कर दी थी अरेंजमेंट करने की, क्लासिफाई करने की। तो देखो होता क्या है कि जब कोई एक इंसान शुरू करता है ना कोई चीज, तो उसको देखे देखे कोई दूसरे इंसान के अंदर भी खलबली मचती है कि चलो यार हम भी क्यों नहीं कर सकते, हम इससे बेहतर क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि मोबाइल फोन की इंडस्ट्रीज में, मोबाइल फोन के में भी एक रेवोल्यूशन आया। पहले नोकिया आया, पहले तो पेजर्स थे, पहली बात तो पेजर्स के बाद फिर नोकिया आया भाई, सबसे मजबूत फोन। फिर उसके बाद एंड्रॉयड्स आए, फिर iOS आया। तो देखा आपने कि मोबाइल फोन्स के अंदर कैसे रेवोल्यूशन आया। आज के टाइम पे तो Xiaomi ने पूरा ब्रांड, मतलब चाइनीज कंपनी ने पूरा वो कर रखा, कवर कर रखा। तो ऐसे करते करते हुआ गया कि डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स में कंपटीशन बढ़ा, तब जाके अच्छी अच्छी चीजें आई। तो वैसे ही भाई इसको देख के अदर साइंटिस्ट के मन में भी आया कि
हम भी क्यों नहीं क्लासिफाई कर सकते, हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे भाई। तो इसी को देखते हुए एक साइंटिस्ट आए, जॉन न्यूलैंड, क्या नाम था उनका, जॉन न्यूलैंड। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या बताया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में बताया, ठीक है ना। उन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया। अब ऑक्टेव्स क्या होते हैं, ऑक्टेव्स यार म्यूजिक में जैसे आप देखते होगे वो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। भाई ये गाना जो है ना, मतलब ये जो नोट्स होता है, म्यूजिकल नोट्स, आप देखते हो कि सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा धा नी, फिर दोबारा सा आता है, तो ये ऑक्टेव्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया कि when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, the property of every eighth element are similar to those of the first. अब भैया इन्होंने ये बताया, पहले तो उन्होंने बताया भाई कि हमने अपना टेबल जो बना रखा है वो म्यूजिकल नोट्स के बिहाफ पे बना रखा है। जैसे म्यूजिकल नोट में क्या होता है, सा जो होता है वो फर्स्ट नोट होता है, उसके बाद नी जो होता है वो सेवंथ नोट होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि 7 के बाद अगेन हम कहाँ जाते हैं, सा पे जाते हैं। तो उसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, फिर अगेन 8। तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो एट्थ एलिमेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। क्या होगी उनकी प्रॉपर्टी, सेम होगी। जैसे आप म्यूजिकल नोट में क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, के फिर दोबारा बाद सा आता है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट म्यूजिकल नोट जो होता है सा, वो कब रिपीट होता है, एट्थ म्यूजिकल नोट पे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जो एट्थ नोट आएगा और जो फर्स्ट नोट होगा वो सेम होगा। उसी तरीके से क्या होगा कि जब हम एलिमेंट्स को इन नोट्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो काउंटिंग के बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका मतलब है कि ये और ये वाला एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो वही चीज उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने म्यूजिकल नोट्स के बिहाफ पे इनको अरेंज कर रखा है एलिमेंट्स को। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि इन्होंने जो एलिमेंट्स अरेंज कर रखे हैं वो किस बिहाफ पे अरेंज कर रखे हैं, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के। मतलब इन्होंने एटॉमिक मासेस के बिहाफ पे इनको अरेंज करा है, सबसे छोटा मास वाला एलिमेंट, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। फिर उन्होंने ये बात बताया कि जो फर्स्ट नोट होगा, मतलब जो एवरी एट्थ एलिमेंट होगा, जो भी एट्थ एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स के क्या होगा, सेम होगा। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होगी एट्थ के वाले एलिमेंट की और जो फर्स्ट वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली जैसे कि लिथियम से अगर मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ 1 2 3, जैसे मैं चेंज कर लेता हूँ जरा यार हाईलाइटर, तो मैं एक जैसा दिख रहा होगा। इस येलो ले लेते हैं, तो इसको करते हैं चेंज, एक मिनट ये हटा देते हैं यार। ये जैसे मैं अगर चेंज कर, ये देखो अगर मैं लिथियम में शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसका मतलब क्या, देखो लिथियम 1 लिया था मैंने, उसके बाद अगर मैं काउंटिंग करके आगे जा रहा हूँ तो एट्थ एलिमेंट कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है सोडियम। तो इसका मतलब है लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सिमिलर है। सिमिलरली बेरियम और मैग्नीशियम की भी सिमिलर होगी, बोरोन एंड एल्यूमिनियम की भी सिमिलर होगी, और कार्बन एंड सिलिकॉन की भी क्या होगी प्रॉपर्टी, सेम। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की भी सिमिलर होगी, ऑक्सीजन एंड सल्फर की भी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो ये चीज बताई किसने भैया, ये बताई आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाले रूल से हमें ये पता लगा, ठीक है ना। तो आगे जब पढ़ते हैं जरा, तो थोड़ा इसके पोस्टुलेट देख लेते हैं। ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व्ड इन द एट्थ एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो एट्थ एलिमेंट होगा और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये एट्थ एलिमेंट है, तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी क्या होंगी, वो सेम होगी। जैसे लिथियम और सोडियम की, बेरिलियम मैग्नीशियम की, बोरोन एल्यूमिनियम की, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। जैसे कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये तो हम पोस्टुलेट समझ चुके हैं। अगला पोस्टुलेट ये कह रहा है तो भाई अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव
हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर हमने ये बताया कि भाई ये चीज़ें थी उसके अंदर की फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है एटॉमिक मासेस के भी यहाँ पे। फिर उन्होंने जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं तो सा के बाद सा क्या होता है, फर्स्ट नोट होता है, 7th नोट होता है नी, फिर उसके बाद अगेन जो होता है सा आ जाता है। तो उसने बताया कि भाई फर्स्ट और 8th एलिमेंट सेम होंगे। तो भाई बात तो सही बताई उसने, लेकिन इसके उसमें भी मतलब इसके जो लॉ था, मतलब इसका जो थ्योरी प्रपोज करी थी, अपनी कंसेप्ट दिया था अरेंज करने का, उसमें भी क्या आ गया कि लिमिटेशंस आ गई कुछ। तो लिमिटेशंस क्या थी सर, हम वो ऑब्जर्व करते हैं। लिमिटेशन ये थी कि दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। मतलब ये लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल था, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं था। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल। देखो अब न्यूलैंड के टाइम पे क्या हुआ होगा, जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन्होंने क्या करा होगा, उन सब एलिमेंट्स को क्या करा होगा, टेबल में रखने की सोची होगी। अब जैसे कि कई जगह नहीं आ रहे होंगे एलिमेंट्स एक साथ में, तो उन्होंने क्या करा कि एक ही बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट्स को रख दिया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे देखोगे आप, दो एलिमेंट्स को उन्होंने मतलब एक ही बॉक्स के अंदर रख दिया, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया एक साथ में, ठीक है ना। अगली लिमिटेशन क्या थी उनकी, अगली लिमिटेशन ये थी, न्यूलैंड प्लेस द मेटल कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोट डो अलोंग द हेलोजन। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो है ना हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है हेलोजन ग्रुप जो होते हैं वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बट कोबाल्ट एंड निकल जो होते हैं ना वो हेलोजन ग्रुप से नहीं बिलोंग करते, ठीक है ना। कोबाल्ट एंड निकल क्या हेलोजन ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। तो देखो तब भी इनको देखो, अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने कहा था जो फर्स्ट और जो 8th होगा, मतलब फर्स्ट नोट होगा और जो 8th नोट होगा वो सेम प्रॉपर्टी के होंगे। बट यहाँ देखो फ्लोरीन एंड क्लोरीन की प्रॉपर्टी तो सेम, बट क्लोरीन और कोबाल्ट एंड निकल की प्रॉपर्टी तो सेम नहीं है। इसका मतलब इस ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टी सेम है, बट कोबाल्ट एंड निकल तो इनसे मैच भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ पार्ट पढ़ लेते हैं, फोर्थ लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। Fe having similarity with cobalt and nickel away from them along with non metal O and S। देखो Fe जो है वो क्या होता है, आयरन होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के टेबल में Fe के ऊपर आपने देखा होगा 2+ होता है, ठीक है ना, चार्ज होता है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब क्या है, एक मेटल है। अब देखो ऑक्सीजन, उसके ऊपर -2 होता है। सल्फर, सल्फर भी एक नॉन मेटल है। सल्फर ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स वाले ग्रुप के अंदर आपको देख रहे हो किसको डाल दिया उन्होंने, Fe को डाल दिया उन्होंने, जबकि Fe क्या है, एक मेटल है। तो मेटल को नॉन मेटल में डाल दिया उन्होंने, तो सबसे बड़ी गलती तो यही होगी। और जबकि Fe और कोबाल्ट एंड निकल की जो प्रॉपर्टी है ना, एक मिनट, जैसे कि Fe, इसकी कोबाल्ट एंड निकल और Fe इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है ना। तो देखो इनको दूर दूर रखा हुआ है, ये देखो इसको कहाँ रखा हुआ है, इसको देखो कहाँ रखा है, जबकि Fe एंड कोबाल्ट एंड निकल को एक ही ग्रुप में इनको रखना चाहिए था, ठीक है ना। और Fe को देखो कहाँ रख रहा है, नॉन मेटल वाले ग्रुप के अंदर, और देखो कोबाल्ट एंड निकल को कहाँ रख रहा है, हेलोजन वाले ग्रुप में। दो प्यार करने वाले को इन्होंने देखो कितना दूर दूर कर दिया यार। चलो यार कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव डिड नॉट have provision to accommodate the newly discovered elements। देखो भाई न्यूलैंड जो भैया थे ना, उन्होंने यही सोचा भाई कि अब तो और एलिमेंट तो डिस्कवर होंगे नहीं, तो और एलिमेंट डिस्कवर होने से रहे तो ऐसा करते हैं हम अपने टेबल को क्या बना लेते हैं, अपने टेबल को लिमिटेड बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा भाई, अपने टेबल में जगह ही नहीं छोड़ी कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट आएंगे तो उनको हम प्लेस कर सकें, क्योंकि न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट थे, ठीक है ना। कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे, सिर्फ 56 एलिमेंट प्रेजेंट थे। तो उन्होंने सोचा कि 56 एलिमेंट्स के बाद कोई और एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं फ्यूचर के अंदर, तो उन्होंने 56 एलिमेंट्स के हिसाब से ही एलिमेंट बनाया था, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ना, कोबाल्ट एंड निकल को उन्होंने एक ही बॉक्स के अंदर डाल दिया, वो इसीलिए डाला क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि 56 एलिमेंट ही आएंगे फ्यूचर के अंदर, 56 एलिमेंट्स के बाद तो कुछ आ ही नहीं पाएंगे एलिमेंट्स। तो उन्होंने सोचा कि भाई कोबाल्ट एंड निकल, जैसे कोबाल्ट निकल है और ये Fe और La हैं, तो इनको क्या कर देते हैं, एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। तो ये सोच उनकी गलत थी।
तो आज की वीडियो में हम दो ग्रुप्स के बारे में मतलब दो थ्योरी को पढ़ेंगे, लेकिन इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को कवर करेंगे। उसकी हर एक प्रॉपर्टी को आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और ध्यान रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना बोलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। थैंक यू।